नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से एक सैंडल पर एक नया धमाका किया है और बिहार की राजनीति में फिर से लालू एंड फैमिली केंद्र बिंदु बनकर रह गई है और केंद्र बिंदु का सबसे बड़ा टारगेट तेजस्वी यादव। रोहिणी आचार्य ने एक सैंडल पर लिखा है कि नीतीश कुमार जी 10,000 महिलाओं के खाते में या बेटियों के लिए साइकिल योजना, ये सब नेक जो योजनाएं हैं वहां तक तो ठीक है, मगर बेटी का मायका कितना सुरक्षित है इस पर कौन ध्यान देगा। इशारा साफ है। सिंगापुर में बैठी हैं रोहिणी आचार्य। कुछ दिन पहले बहुत ही तमतमाए हुए अंदाज में सिंगापुर लौट गई थी। कहा था कि अभी अब मेरे लिए ना तो पिता है ना कोई भाई है। घर छोड़ आई। तेजस्वी और रोहिणी के बीच में दूरियां बढ़ गई। सब कुछ होता रहा और बीच में संजय यादव और रमीज नाम की चर्चा हुई। चीजें बदलती गई और लोगों को लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया। तेजस्वी यादव फॉरेन ट्रिप पे, लालू यादव रिसेप्शंस में, बड़े बड़े शादी समारोह में, सभी जगह सम्मिलित हो रहे थे। तेज प्रताप यादव ब्लॉग बना रहे हैं। तेज प्रताप यादव भी चुनाव हारने के बाद वो भी अपने नए काम में लग गए हैं और जो उनका काम है ब्लॉगिंग का, वो ब्लॉग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले किसी भूत से टकरा गए थे, उनको भूत दिखने लगा। कैमरामैन उनका गिर जाता है और ये कहते हैं कि कोई निगेटिव ऊर्जा जो है वो उनको खींच रही है। और तेज प्रताप यादव के साथ या कोई बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कभी उनको कृष्ण आते हैं सपने में, तो भूत दिखना तो कोई बड़ी बात है नहीं। ऐसे भी धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। तो तेज प्रताप यादव अपना ब्लॉग बना रहे हैं, मगर रोहिणी आचार्य ने अचानक एक सैंडल पर एक नया धमाका कर दिया। विरासत की जंग है और भाई से ही तन चुकी। अब मानकर चला जा रहा है कि उनके एक सैंडल पर जो उन्होंने विरासत की लड़ाई के बारे में लिखा है वो समझना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है कि बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी सत्तात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन के लिए आवश्यकता पैदा करती है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होना का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वह बिना किसी डर, अपराध बोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। उस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि अनगिनत महिलाओं को भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब इस संदेश को समझिए, इसके बहुत मायने हैं, बहुत पहलू हैं। नीतीश कुमार से तो सुरक्षा की बात कर रही है। आने वाले समय में वो वापस लौटना चाहती हैं सिंगापुर से। लालू आवास आना चाहती हैं, राबड़ी आवास आना चाहती हैं। दूसरी तरफ जो अब तक मेरे नजर में स्पष्ट नहीं है मगर सोशल मीडिया पर है कि कितना नुकसान होगा, प्रॉपर्टी में कितना हिस्सेदारी लेंगी। तो एक पुरानी कहावत है कि जब घर टूटता है तो गवार लूटता है। खैर, अब इसके अलग ही पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस पैदा होंगे। तेज प्रताप पहले भी कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी काफी अच्छे हैं और उनकी सरकार बहुत अच्छी है। रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार से मांग कर रही हैं। तो एक जो पॉलिटिकल लड़ाई है इसको समझना होगा कि तेज प्रताप और तेजस्वी में जो एक बेसिक डिफरेंसेज रहा, उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी को लालू यादव ने आगे लाया। तेजस्वी छोटी छोटी बातों को ठीक नहीं कर पाए, फैमिली की डिस्प्यूट्स को मैनेज नहीं कर पाए, फैमिली फ्रंट पे तो फेल हो गए। चूंकि रोहिणी आचार्य ने पिता को किडनी दी है, एक जो परसेप्शन समाज में है, और उसके बाद ये लड़ाई, ये जो झगड़ा सड़क पर आ चुका है, इसमें लोगों की सहानुभूति रोहिणी आचार्य के साथ होगी। रोहिणी आचार्य का एक धरा सपोर्टर्स का बहुत बड़ा है। एक सैंडल पर रोहिणी आचार्य काफी एक्टिव रहती हैं। तो ये जो लड़ाई है, अब लालू के उत्तराधिकारी के रूप में कौन होगा? बात तो विरासत की है, बात गद्दी की है। और रोहिणी आचार्य भी दूरदर्शिता को समझती हैं, जानती हैं। ऐसा नहीं कि वो सिंगापुर गई होंगी और अचानक उनका मन बदल गया होगा।
बहुत सोच विचार कर बहुत बड़ा जो डिसीजंस लेना है, पॉलिटिकली अपने आप को कहां सेट कर सकती है। क्योंकि रोहिणी के साथ सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि रोहिणी आचार्य के पर्सनल या पॉलिटिकल या प्रोफेशनल करियर में बहुत ज्यादा विवाद है। न उनको घेरने की कोई बहुत बड़ी साजिश विपक्ष रच सकता है। नीतीश कुमार अभी भी फैमिली गार्जियन के तौर पर है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बीच का फर्क हो सकता है, मगर नीतीश कुमार को अभी भी तेजस्वी यादव के फैमिली के लोग जो हैं संपूर्णता के तौर पे तो देखते हैं। तो रोहिणी आचार्य ने मदद किससे मांगा है? नीतीश कुमार से। तो ये जो लड़ाई है लंबी जाए और इसका नुकसान जो है तेजस्वी को ही होगा, सीधे तौर पे राजद को भी होगा। वोटरों का बिखराव, वोट बैंक का बिखराव, सब कुछ आने वाले भविष्य में दिखेगा। और ऐसे में अगर बीजेपी ने थोड़ा सा भी पिन मार दिया तो समझिए कि बहुत बड़ी चुनौती होगी लालू फैमिली के लिए। जो सर्वाइवलिटीज की बात होती है उस हिसाब से तो ये दिक्कतें तो होंगी। तो फिलहाल जब तक लालू यादव खुद आकर के तमाम डिस्प्यूट्स को नहीं संभालते हैं, देखिए प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी रोहिणी मांगेंगी नहीं मांगेंगी ये एक अलग मुद्दा है। फैमिली के बीच में बहुत अंदर तक तो मेरी कोई पैठ है नहीं और सोशल मीडिया पर हमेबाजी में करूंगा नहीं, मगर जो ट्विटर है रोहिणी आचार्य का, उसमें एक चीज तो स्पष्ट है कि वो अपने अधिकार की बात कर रही है, सुरक्षा की बात कर रही है। मतलब बिहार की राजनीति में वो मजबूती से आएंगी। और जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव अपनी अलग पार्टी लेकर चल रहे हैं, रोहिणी भी कोई ना कोई गुत्तो गुल खिलाएगी। क्योंकि जब जहां मान सम्मान ही नहीं रहा, जब पिता के मौजूदगी में या फैमिली के बीच में तेजस्वी ने जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया, तो अब उनके मन में मलाल तो नहीं होगा कि इसका नुकसान क्या होगा। राजनीति सत्ता सबको प्यारी है और सभी उसका केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं। तो लालू राबड़ी के पॉलिटिकल विरासत को कौन संभालेगा? एक तरफ रोहिणी खड़ी हो गई है, दूसरे तरफ तेज प्रताप है और बीच में तेजस्वी है। तो तेजस्वी बहुत फ्रंट पे फेल हुए, फैमिली फ्रंट पे तो बिल्कुल जीरो साबित हुए। छोटी छोटी महत्वाकांक्षा अगर भाई बहनों का वो पूरा कर लेते तो आज ये परिस्थितियां तो नहीं होती। जो मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, बाकी अंदर खाने में क्या चल रहा है वो तो लालू एंड फैमिली ही जाने, मगर सब कुछ बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। बाकी तो तेज प्रताप को जो भूत दिख रहा है, अब वो रिसर्च कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, कहीं भूत देखते देखते उनको भी याद ना आ जाए कि लालू एंड फैमिली के वो भी हिस्से हैं, विरासत की जंग में वो भी रोहिणी का साथ ना दे दे। मगर फिलहाल वो भूत तलाश रहे हैं, उनका कैमरामैन गिर रहा है, कैमरामैन कहता है कि कोई भूत उसका पैर खींच रहा है। तो ये सारा नया एक्सपेरिमेंट तो तेज प्रताप से ही संभव है। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।